आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, तो वहीं ईरान ने इन हमलों से साफ इनकार किया है। इस बीच भारत ने यूएई के हमले में घायल हुए भारतीयों पर इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त आपत्ति जाहिर की है। क्या माने अब, खाड़ी में युद्ध की एक बार फिर से आग भड़क सकती है क्या? अमेरिका भी इन हमलों को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, खास तौर से अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम को लेकर के। तो क्या है ये ऑपरेशन फ्रीडम? इसके तहत अमेरिका क्या करना चाहता है? ईरान को किस तरह की आपत्तियां हैं? और यूएई पर आखिरकार ये ताज़ा हमले किसने किए? अगर ईरान मना कर रहा है तो फिर कौन? दूसरा, आज एक बड़ी खबर आई है कतर के एयर स्पेस से, जो खबरें आ रही हैं इनपुट्स, एक अमेरिकी विमान जो है उसकी डिटेल्स भी आगे आपको देंगे, उसके भी गायब होने की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिला के संकेत कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या सीज़ फायर बरकरार रहेगा या फिर सीज़ फायर के दरमियान ही दोनों तरफ से एक बार फिर से युद्ध की आग भड़केगी? आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 1 महीने से चल रहा सीज फायर अचानक टूटने की कगार पर दिख रहा है। समुद्र में गोलियां और मिसाइलें चल रही हैं, तेल का रास्ता खतरे में है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। यहाँ अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने ऊपर हमलों की खबर दी है और आरोप ईरान पर मढ़ा है। तो चलिए समझते हैं कि अचानक से मिडिल ईस्ट में ये टकराव और खतरनाक कैसे हो गया है और फिर से फुल स्केल पर जंग का खतरा कैसे बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई पर गंभीर संकट गहराने लगा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शिपिंग के लिए दोबारा खोलने के मकसद से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिकी ऑपरेशन को तंज कसते हुए कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम वास्तव में प्रोजेक्ट डेडलॉक है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो धरती के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। तो वहीं कुछ दिनों की शांति के बाद मिडिल ईस्ट में भी हालात फिर बिगड़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उसके कुछ ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं और यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। लेकिन फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में एक ड्रोन हमले के बाद भयंकर आग लग गई और हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। इस हमले के बाद खाड़ी देशों ने ईरानी हमले की निंदा की है। जीसीसी के सचिव ने यूएई पर हुए हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। हालांकि ईरान यूएई पर हुए हमलों में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर रहा है। तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि हॉर्मुज क्षेत्र में हाल की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक संकट का समाधान सैन्य दृष्टिकोण से नहीं निकाला जा सकता। अराक्ची ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अमेरिका को अपने दुश्मनों द्वारा बिछाए गए दलदल में फंसने से बचना चाहिए। तो क्या माने, खाड़ी में भटकती सीज फायर की गाड़ी दुनिया को एक भीषण युद्ध का संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी सर का, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर पुरी सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिंह सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। एम्बेसडर पुरी सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति एक बार फिर से आन पड़ी है सर। ऐसा लगा कि लगभग 4 हफ्ते पुराना युद्ध विराम अब कभी भी टूटने की कगार पर आ सकता है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं सर। यूएस और ईरान दोनों कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अमेरिका कह रहा है कि हमने एस्कॉर्ट करना भी शुरू कर दिया है वाटरवेज में, और ईरान कह रहा है कि पूरी तरह से हमारा इस पे कंट्रोल है। और जुबानी जंग आप देख ही रहे हैं सर। क्या एग्जैक्टली चल रहा है? क्या वापस सीज फायर टूटने की संभावना है? दीपक, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको क्या कहूँ, देखिए, सीज फायर होने से सारी दुनिया में जिसको कहते हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया।
अमेरिकन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अब आपको याद है इनको एक वॉर पावर्स एक्ट के अंतर्गत एक कांग्रेस की अप्रूवल लेनी है, वहां पर भी जरा इनका पेचीदा चल रहा है। और पीट हेग्सेथ ने कहा है कि सीज फायर इज नॉट ओवर, चाहे ये अटैक्स वगैरह हो रहे। अब मैं विदाउट गोइंग इनटू अदर डिटेल्स अगर आपको बताऊं कि इस चीज को दोबारा भड़काने में क्या ईरान का फायदा है, थोड़ा बहुत हो सकता है, दे आर प्लेइंग सम गेम्स। क्या डोनाल्ड ट्रंप का फायदा है, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन आई डोंट वांट टू रूल आउट दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। चीजें जो चीजों को भड़काती हैं, जो चीजें शायद लग रही हैं कि अपने बहुत स्लो पेस पे सुलगती हुई जाए, यूएई का ओपेक से विड्रॉल, यूएई इजराइल दैट नेक्सस, ये सब चीजें अगर हम देखी जाए तो मुझे ये जो आसार हैं वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि दोनों साइड जो हैं वो जरूर चाहती हैं कि आई मीन इन सम सेंसेस के इसको किसी तरीके से रवा दबा किया। ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है दोनों साइडों के लिए। ईरान आई वुड से थोड़ी बहुत गेम ज्यादा खेल रहा है, बिकॉज वो लगता है कि चलिए हमारी पिटाई हो गई, बहुत सारी हो गई, देख लेते हैं अब क्या हुआ। अब वो नोटिस कर रहे हैं कि अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वीकनेस है, उसका जरा फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसको नहीं होने दे रहा। सो सिचुएशन इज लेट मी से टेंस, और सिचुएशन भड़क सकती है। लेकिन इसको भड़काने के लिए आउटसाइडर एलिमेंट्स और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, इनको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये हमें जरूर मान के चलना। एब्सोल्युटली सर। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि दोनों दरअसल पक्ष जो हैं वो अब किसी न किसी रूप में पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर नहीं जहां पर उनकी विक्ट्री का कोई सेंस ना आए। तो इसलिए कोशिश यही हो रही है, बट इस चक्कर में दुनिया में एक बार फिर से आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। और जनरल सिंह सर, इस बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने टेंशन्स बढ़ा दी हैं लोगों के माथे पर। हम देख पा रहे हैं कल ही खबर आई कि लगातार जो अमेरिका ने ईरानियन जो वहाँ पर बोट्स हैं उन पर हमला किया है। दूसरी तरफ आज ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फ़ज़ाइरा पोर्ट है उस पर हमला किया है, जिसकी भर्त्सना भारत ने भी की है। तो इस तरह से भी आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, और आज आई डोंट नो उसका क्या अभी संदर्भ है, अभी उस पर बातें ही हो रही हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम कतर के रडार से एक अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो है वो कतर के पास के रडार से गायब हो गया है। उस पर अभी बात चली रही है कि वो कैसे हो गया। 7700 डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे हैं इस विमान ने, और फिर पर्शियन गल्फ के आसपास ये गायब हो गया है। तो बहुत सारे डॉट कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो लोग चिंता में हैं। तो सर बताइए, सीज फायर बरकरार रहेगा सर, या अभी कभी भी टूट सकता है? शुक्रिया दीपक। देखें, इस समय तो सीज फायर बरकरार नहीं है, सीज फायर तो ब्रीच हुई है, और इसमें दोनों पार्टियों का रोल है। पहली बात कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी कि ब्लॉकेड जो है उससे अपनी डिस्ट्रॉयर भी मूव करें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की तरफ। सो पहली हरकत जो हुई है सीज फायर की वायलेशन की, उसकी ब्रीच की, उल्लंघन करने की, वो अमेरिका की है। और फिर अमेरिका ने उनकी 6 से 7 जो फास्ट बोट्स हैं, पेट्रोल बोट्स, उनके ऊपर हमला किया है। वो चाहते हैं, क्योंकि वो उनका एक मेन स्टे है, उसकी ग्रे जोन वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर के अंदर वो बहुत ताकतवर है। उसको उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। दूसरा है कि देखें, ईरान ने इस समय उसके ऊपर रिटेलिएशन की है, और रिटेलिएशन उसने काफी कारगर तरीके से की है। सबसे पहले उसने जो साउथ कोरिया का टैंकर था एक, उसके ऊपर मिसाइल दागी। हो सकता है पहले तो रिपोर्ट थी कि अमेरिकन जो वॉरशिप है उनके ऊपर किया, पर बाद में पता लगा कि साउथ कोरिया की वो टैंकर है। तो इससे महसूस कर सकते हैं हम कि ईरान IRGC की इस समय इरादा क्या है। अगर उन्हें अमेरिकन वॉरशिप को समझते कारगर अटैक किया है, उसके इरादे सामने आते हैं। पर दूसरा है कि उन्होंने फुजराए जो ऑयल टर्मिनल है उसके ऊपर भी अभी मिसाइल दागी हैं,
और ये स्टेट्स से बाहर है, हॉर्मुज स्टेट से बाहर है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो यूएई अभी ओपेक से बाहर हुआ है, परंतु इजराइल यूएस के साथ उसकी एक एग्रीमेंट हुई है, तो उसको दागेगा, उसके ऊपर हमला करेगा। एज इट इज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान, उसका ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा दागी गई हैं मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो ये अगर हम देखें तो ईरान इस समय अपने इरादे पे खड़ा है। बेशक उसकी इकोनॉमिक हालात काफी कमजोर है, काफी डिस्टिंक्ट, वो भी आखिरी दाव पर है, और वो टेस्ट कर रहा है अमेरिका को, ट्रंप को टेस्ट कर रहा है कि आओ अब करें हमला, फिर अगला कदम देखते हैं कैसे होगा। और वो अगला कदम मेरे विचार के मुताबिक ट्रंप नहीं लेंगे, जो मर्जी बोल रहे हैं उनके डिफेंस वॉर सेक्रेटरी हेग्सेट। क्यों? 14-15 मई को ट्रंप को चीन जाना है, और वो चीन जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कीन है, बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि मैं चीन के साथ जाऊं, और यही हॉर्मस, जो कि हॉर्मस का सॉल्यूशन निकले चीन के जरिए, ये उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी जो उसकी ट्रेड है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी जो करना चाहता है चीन के साथ, वो अलग है। और चीन भी चाह रहा है कि समय वो आए, क्योंकि वो उसके सैंक्शंस और उसके जो टैरिफ है उसको कर ले। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रंप मेरे विचार में बोलेगा चीन को कि आप ईरान से ऑयल लेना बंद करें, और इन रिटर्न चीन बोलेगा ट्रंप को, जी जिनपिंग, कि आप ताइवान से अलग हो जाओ। तो ये अगर हम देखें तो ये सीसॉ बैटल चल रहा है इस समय, और हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान यूएस वॉर एक इंटरनेशनल स्टेटस पे आ गई, जो कि रशिया का भी रोल बना है और चीन का। यस सर, इसके डायनामिक्स यहाँ से बाहर निकल करके भी जा रहे हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास, और अब मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, एक तो अमेरिका जिस नक्शे कदम पर चल पड़ा है आगे ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, उस तरफ बेवजह आप ईरान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान में भी ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ का पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट जो भी वहाँ पर बचा हुआ है, अगर वो डिसीजन ले भी ले, जो संभवतः ले रहा है, जैसे एम्बेसडर पुरी सर ने भी कहा कि वहाँ पर भी एक तरह से कोशिश हो रही है कि इस युद्ध को, कॉन्फ्लिक्ट को अब एंड किया जाए, बट IRGC के भीतर कुछ धड़े हैं जो कि जा कर के अमेरिका को सीधी चुनौती देने से बाज नहीं आते। तो अगर दोनों तरफ इस तरह के कन्फ्यूजन है नीतियों में, तो हम फिर आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? इसी तरह से अनिश्चितता गोल गोल ही घूमती रहेगी चीज़ें, या मुकम्मल तौर पर कोई नतीजा आगे देख रहे हैं सर? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर। सबसे पहले तो ये कि इतिहास में कोई भी युद्ध विराम ऐसा नहीं था जिसका लगातार उल्लंघन नहीं हुआ हो। कभी ये उल्लंघन ज्यादा होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, कभी नाम के लिए या कम होते हैं, और उल्लंघन होने से युद्ध विराम खतरे में आ जाएगा ये जरूरी नहीं अपने आप में। आप आज ही देखें कि जिस तरह से ईरान ने दावा किया कि उसका जो आपने कहा कि फुजायरा में एक हमला हुआ है, आगजनी हुई है, ईरान ने कहा हमारा उसमें कोई दखल अंदाजी हमने कुछ नहीं किया, उसमें उन्होंने उल्टा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ठीक उसी तरह से अमेरिका ने कहा कि हमारे जहाजों पर आज कोई हमला नहीं हुआ है, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने न केवल चेतावनी दी बल्कि एक इशारे की तरह से पावर प्रोजेक्शन के नजरिए से उन्होंने कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स भी उन्होंने लॉन्च किए, ताकि जो अमेरिकी जहाज हैं वो पीछे हटे। उन्होंने कहा वो ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ रहे थे, तो जब उनके ट्रांसपॉन्डर ऑन हुए तो उन्होंने चेतावनी दी, फिर उसके बाद कुछ उन्होंने हमले भी इस तरह से किए, सीधे जहाजों पर नहीं किए। तो दोनों तरफ से ये जो भाषा है, जिसको अंग्रेजी में हम मैनेज्ड एक तरह से स्टेबिलिटी कह सकते हैं, वो दोनों तरफ से साफ कोशिश नजर आ रही है। और वो जो मैनेज स्टेबिलिटी है वो दो तरफ आगे बढ़ सकती है। एक तो ये कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकता है। मान लीजिए जिस तरह से उन्होंने कुछ हमले किए, ये सोच करके ये जहाज पर हमला नहीं होगा, केवल ये प्रोजेक्शन के लिए हमला होगा। यदि वो किसी जहाज पर जाकर हमला हो जाता है तो एक तो ये संभावना है कि वो अचानक एस्केलेशन हो सकती है, पर जो कोशिश है वो दूसरी तरफ है, वो ये
कि जब ये किसी तरह से प्रतिबंधित एक स्थिरता बनी हुई है, तो जो बाहर से जो मध्यस्थता करने में देश लगे हुए हैं, जनरल सिंह ने जिक्र किया कि चीन बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखेगा, क्योंकि वो 80% तेल तो ईरान का चीन को ही जाता है। तो कोशिश चीन कर भी रहा है और करेगा कि किस तरह से बातचीत बनी रहे। तो क्या दो जो इस वक्त ब्लॉकेड बने हुए हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई इस तरह से नए आपस में यदि रूल नहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग्स बनाई जा सकती हैं दोनों तरफ से, ताकि कम से कम जो जहाजों का आवागमन है उसको वापस दोहराया जाए, उसको बिल्कुल एक तरह से जैसे पहले थे फरवरी में वैसे ही उनका आना जाना आसान हो जाए। और एक छोटी सी बात, आपने जिक्र किया कि ये ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है। ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने इराक युद्ध में इस्तेमाल किया था वो शब्द इस तरह से, तो हल्का सा उसमें फर्क वो ध्यान रखें अपने श्रोताओं के लिए। पर मुझे ये लगता है कि इस तरह से लगातार उल्लंघन और ये स्थिरता का माहौल है वो कुछ समय तक बना रहेगा। कम से कम मेरी अपनी सोच ये है कि ये बीजिंग की यात्रा से पहले शायद कोशिश यही करेंगे कि जिसको मैं मैनेज्ड स्टेबिलिटी कह रहा हूं वो हालात जमीन पर बने रहें, ना कोई किस तरह से कोई एस्केलेशन हो और ना ही कोई ये एक तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि उसमें चीन क्या सोचता है ये अमेरिका उसमें जरूर उसको शामिल करना चाहेगा। एब्सोल्युटली सर। तो अब कुल मिलाकर के आगे क्या सर, एम्बेसडर पुरी सर, क्या अभी इस समय कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुले हुए हैं सर दोनों को मनाने के लिए? किस तरह की बातचीत हो रही है? पाकिस्तान में तो कुछ हासिल पाई हो नहीं पाया, अमेरिकन पॉस्चरिंग ही समझ में आई, उसके बाद से आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है और ट्रंप अभी भी धमकियां दे रहे हैं, कसम खा ली उन्होंने एक तरह से कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखेंगे, कोशिश करेंगे। तो डिप्लोमेटिकली आपको लग रहा है सर कि कुछ बातचीत हो रही है? क्या हम आगे देखें शांति की कोई खिड़की? देखिए, बातचीत जरूर हो रही होगी और बिहाइंड द सीन जरूर बातचीत हो रही होगी, लेकिन उसका अंत निकलेगा नहीं निकलेगा, आई थिंक इसमें बहुत चीजें डिपेंडेंट हैं। जनरल साहब ने और प्रोफेसर साहब ने चीन का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट दिस, कौन नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जाए और वहां पर कोई ना कोई अपनी डील करे। ये बात नहीं होगी कि चीन खरीदे ना ऑयल ईरान से, ये नहीं। डील अगर होगी ऑयल पे तो ये होगी कि उस चीज में कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप के या तो निजी फायदा या अमेरिकन कंपनियों का फायदा हो, और ये हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डॉलर में मत खरीदो या डॉलर में खरीदो, युआन में मत खरीदो, ये सब ऑल काइंड्स ऑफ दीज डील्स आर पॉसिबल, क्योंकि तेल दुनिया में काफी अवॉश है, अमेरिका के पास काफी है, सो दिस डील इज ऑफ दैट काइंड। लेकिन हु आर द पीपल हु आर नॉट लुकिंग एट द डील? आई अगेन ड्रॉ योर अटेंशन, आई थिंक ये जो दो पार्टीज हैं इनमें आपस में तो ये टशन रहेगा कि क्योंकि ईच वांट टू डिक्लेयर सम काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर देमसेल्व्स डोमेस्टिकली, लेकिन देयर आर सम अदर प्लेयर्स हु डोंट वांट दिस टू गो फॉरवर्ड, और वो नहीं चाहते कि ये इसी तरह आपस में बोलते रहें और ये मामला फिजल आउट हो जाए। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये जरा भड़के, ये मामला ये भड़कता रहे, और चीन यात्रा भी इसमें इन्वॉल्व है। आई होप एंड आई बिलीव कि ये इससे ज्यादा शायद थोड़ा बहुत भड़केगा जरूर, और भड़कने में ऐसा होता है कि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एक्सीडेंटल, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, ये चीजें हो जाती हैं एंड यू कांट रियली कंट्रोल इट। आर दे मेकिंग स्टेप्स टू कूल टेम्परेचर डाउन? लगता नहीं है, लेकिन निकल जाए टाइम, किसी तरीके से ये कूल हो जाए, इट विल बी गुड। मेरा अगेन मानना ये है कि मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, गल्फ कंट्रीज अपने हैं, क्या लोग कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई मीडिएशन हो? पाकिस्तान को छोड़िएगा, वो अपनी तरफ जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, और इजिप्ट और टर्की वर्की जो भी कर रहे हैं वो अलग बात है। क्या बाकी लोग कर रहे हैं? यूएई तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टाइल से कह रहा कि ये मैटर कूल करे। वहां तो कई लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि लेट अस हैव इट आउट एंड लेट्स फिनिश इट ऑफ। कुछ लोग सऊदी अरेबिया के बारे में ही कहते थे, आप वो नहीं कह रहे। कतार ने तो ये चीज बिल्कुल डिनाई कर। सो यू नो things are tense, there's no doubt about that at all, और ये accidental business, ये we shouldn't rule this out। किसने क्या किया ये किसी को पता करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस पे असर हो
फिर वो अपने आप उसको रिएक्ट तो जरूर करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट हम देख रहे हैं। न तो अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, वो तो उसकी मंशा कभी रही भी नहीं, और ना ही ईरान अमेरिका से सीधी जंग चाहता है, लेकिन लगातार तनाव और छोटी छोटी झड़पें, यही सच्चाई इस वक्त की बनी हुई है। जनरल सिंह सर, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी सैन्य हमलों की बजाय नेवल ब्लॉकेड, घेराबंदी, ये इस वाली रणनीति पर आ रहा है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सर ने कही अभी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने और एम्बेसडर पुरी सर ने भी उसको दोहराया कि गलती से भी अगर एस्केलेट हो गया तो दोनों तरफ के लोगों को नहीं पता कि फिर क्या होगा, किसी को नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा सैन्य विज्ञान के हिसाब से हमको समझाइए, ये एक्सीडेंटल एस्केलेशन की कितनी संभावनाएं वहां पर लग रही हैं सर? देखिए, एक्सीडेंटल संभावना लड़ाई लगने की ऑलरेडी हो गई है। जो 2 मिसाइल दागी थी उन्हें साउथ कोरिया टैंकर के ऊपर और फुजराए ऑयल टर्मिनल्स के ऊपर किया है। फिर भी इस समय स्थिति संभल में है, संभली हुई है इस समय। परंतु ऐसा एक्शन 1-2 और होता है तो फिर अमेरिका अपनी जो ये नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसका इस्तेमाल करेगा। एरियल अटैक्स जाएंगे पर्शियन गल्फ के अंदर इस टाइम, खड़क आइलैंड से लेके ये जो अबू मूसा आइलैंड है 3, वो उनके ऊपर ये पूरा करेगा, उसमें दागेगा। सदर्न कोस्ट में उसके बंदर अब्बास ऐसे सब इंडिया में वो करेंगे। तो ये मेरी समझ के है। सर एक चीज और बता दीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, एक चीज और बता दीजिए, ये जो मिस्ट्री बनी हुई है कि फुजैरा पर हमला किसने किया, तो ये किसने किया? ये ईरान ने किया, नहीं किया, या ईरान के भीतर कुछ ऐसे धड़े हैं जो वहां पर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की नहीं सुन रहे? क्योंकि यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान में सुन रहा था 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन को उन्होंने मारा भी है, उसके बावजूद फुजैरा पर वो हो गया हमला। तो ये कौन कर रहा है सर? अगर ईरान नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? देखो, दिस इज प्रोपेगेंडा एंड साइबर डिनायल है ईरान का। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों यूएई के ऊपर या ओमान के ऊपर भी कुछ है। और इस समय ओमान और यूएई के रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने जो इंटरसेप्शन की है 8 डिफेंस सिस्टम्स पहली बारी लागू हुए हैं इस लड़ाई के दौरान में। तो इससे मैं आपको बताऊंगा कि इट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एयर स्पेस इन दिस रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन। तो ये क्यों करेगा और कोई देश? सऊदी अरेबिया करेगा, नामुमकिन है। बाकी गल्फ स्टेट्स करेंगे, नामुमकिन है। अमेरिका करेगा, नामुमकिन है। तो ये तो एक ईरान की साइब वॉर है, डिनायल कर रहे हैं ताकि किसी तरह की टूट पड़ जाए। क्या ये भी शो करता है सर, क्या ये भी शो करता है कि आईआरजीसी का एक धड़ा शायद ईरान की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की नहीं सुन रहा है और अपनी, ये भी क्या इसका एक मतलब निकाला जाए? यस, बहुत ज्यादा लाइकली है। जैसे हम सुन रहे हैं इसमें, देखो द मेन 1 पॉइंट जो प्रोजेक्शन हो रही है पार की, वो आईआरजीसी की ही है। पर पॉलिटिकली जो ये सीज फायर की अग्रीमेंट है, पॉइंट्स जो दे रहे हैं 14 पॉइंट्स वगैरह, वो इनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नहीं तो आईआरजीसी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ही चला रही है लड़ाई की। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही सही पोस्टर है ईरान के हक में। मैं बोलता हूँ यूं, क्योंकि जब लड़ाई लड़नी है, लेट द मिलिट्री कमांडर्स टेक चार्ज। जबकि आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस समय पूरी तरह फर्म नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। और देखें, ये यहाँ पे आपने पूछा सैन्य तौर पे, तो मेरे विचार के मुताबिक ये रहेगी हवाई और समुद्र लड़ाई। ग्राउंड वॉरफेयर, जमीनी जंग की साइन नहीं है इस समय, कोई ऐसा बिल्डअप की रिपोर्ट नहीं आ रही है। पर क्योंकि यूएसए का जो मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम करना, काफी हद तक उन्होंने किया है। बाकी पॉलिटिकली जो कर सकते हैं वो करेंगे। उसकी एयरफोर्स ने काफी कमजोर हुई है जी। तो इससे अगर देखें तो ये रहेगी एयर सी बैटल, जिसमें जैसे बताया एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत मेजर रोल हो जाएगा। और वो वहां पे हैं। वैसे भी उनकी 16 या 19 वॉरशिप्स वहां पे है। और मैं ये भी लाइकलीहुड है कि कुछ शिप्स, एक आधी डिस्ट्रॉयर आगे मूव करेगा माइन स्वीपर के साथ। यूएसए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे रिस्क लेते हुए कि हम जाएं वहां पे। अगर वो उनको रूट मिल गया तो फिर ईरान के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। ओके, तो शायद एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेनी है। वेरी हाई रिस्क ऑप्शन में मेंशन कर रहा हूं। यूएसए में कैसे रिएक्शन होगा डोमेस्टिक फ्रंट पे,
वो आगे देखेंगे अगर ऐसा ऐसा स्टेप लिया जाता है। पर एब्सोल्युटली जैसे मैंने पिछली बारी बोला है जी। कि ट्रंप इस समय नहीं चाहेंगे चीन विजिट से पहले कोई ऐसा आक्रमण एक्शन किया जाए। बट आप बता रहे हैं कि तैयार है। आप बता रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा होगा आगे, कि आगे बढ़ करके एक चांस जरूर लिया जाए वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए या अपने पक्ष में नैरेटिव को करने के लिए। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे अब आखिर में यही समझना चाहूँगा कि क्या आगे की राह दिख रही है सर, क्योंकि ट्रंप के बयान, ट्रंप की नीतियाँ, उनकी रणनीति, उनकी समय सीमा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। जितने मर्जी आप उन पर डिबेट कर लीजिए या इनपुट्स ले लीजिए, समझ में आता नहीं है। तो और ईरान का भी अब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी सर ने बताया, IRGC के में भी वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की नहीं सुन रहे हैं। ट्रम्प भी कहते हैं कि वहाँ पर हर दिन कोई दूसरा ही आदमी बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी स्थितियाँ साफ नहीं। तो दोनों तरफ असमंजस की स्थिति में एक आम ग्लोबल सिटीजन कैसे समझे कि क्या होने वाला है आगे? यहाँ तक आपने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों की बात की, तो उन्होंने आज एक बड़ी मजेदार बात कही कि जब तक वो 8 या 9 साल तक सत्ता से हटेंगे तब तक शायद वो विश्व में शांति या स्थिरता बना लेंगे। तो ये इशारा था कि वो शायद जल्दी से जाने की तैयारी में नहीं है। दूसरी बात, आप देखें कि क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में वो लगातार अफगानिस्तान में, आप देखें, तालिबान से जूझते रहे और उनसे लगातार बातचीत करते रहे। वहां से उन्होंने ये सीखा कि वो नहीं चाहते कि अपने अमेरिकी सैनिकों को किसी भी दूसरे विश्व में, किसी दूसरे देश के युद्ध में जाकर जमीन पर उतारेंगे। तो वो साफ जाहिर है कि आप चाहे वेनेजुएला का एक उदाहरण लें या भी ईरान का उदाहरण लें, वो नेवल फोर्सेस का ज्यादा उसमें इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और हमारे साथ जनरल सिंह हैं, एम्बेसडर पुरी हैं, ये जानते हैं कि 3 सेनाओं में जो एयरफोर्स है उसमें एस्केलेशन ज्यादा तेजी से हो सकता है और उसको कंट्रोल में करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर जब आप फौज को जमीन पर उतारते हैं, नेवल फोर्सेस क्योंकि वो बाहर दूर समुद्र में रहती हैं, उन पर एस्केलेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा कम मुश्किल एक तरह से होता है। और दूसरा ये कि उनके साथ क्या हो रहा है वो तत्काल आपके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो समाज है, वहां तक खबर पहुंचने में आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एस्केलेशन कंट्रोल, जो मैं कह रहा हूं कि ये मैनेज्ड स्टेबिलिटी की कोशिश है दोनों तरफ से, इसीलिए नेवल फोर्सेस वहां हैं। पर ये भी सोचे कि यदि 2/3 नेवी अमेरिका की आज उसका सारा ध्यान ईरान पर केंद्रित है, तो फिर ट्रंप के इस कार्यकाल में ग्रीनलैंड का क्या होगा, क्यूबा का क्या होगा, पनामा का क्या, वो सब भूल जाएंगे। कितनी देर तक वो यहाँ अपनी सेनाओं को खड़ा रख सकते हैं, इस तरह से वो भी उनको सोचना होगा। और उसके अलावा जो पूरी उथल पुथल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, ऊर्जा में है, खाद्य पदार्थों में है, फर्टिलाइजर में है, शिपिंग में है, इंश्योरेंस में है, वैसे ही जो एक तरह से चिंता बनी हुई है अस्थिरता को लेकर, वो कितनी देर तक, क्योंकि ईरान तो विश्व नेता नहीं उसको हम मान रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थिरता बनाए रखने की एक तरह से ये सोचकर चलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है इसकी एक तरह से अमेरिका की। तो क्या इस तरह से स्थिरता को लगातार वो बनाए रखना चाहेंगे या उसको हटाना चाहेंगे? जो ईरान की सोच है वो केवल अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षा की उसको चिंता है और वो मान चुका है कि वो काफी नुकसान झेल चुका है। आप देखें कि एक के बाद जो टिप्पणी आती हैं, खासकर IRGC से जो बातें सामने आती हैं, वो कह रहे हैं हमारा नुकसान हो चुका है, हमारा नुकसान और भी हो सकता है। पर ये आर पार की लड़ाई लेकर वो इस वक्त चल रहे हैं ताकि इसको इस तरह से समाप्त किया जाए कि भविष्य में उनको कोई इस तरह का लगातार खतरा उन पर ना मंडराता रहे। तो इसको लेकर मुझे लगता है दोनों तरफ से जो सोच है वो अलग है। मैं बार बार कहता हूं कि ईरान के लिए ये एक तरह से उनकी एक तरह से एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी एक तरह से उनके बने रहने की चिंता है, और अमेरिका के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों की जो लीवरेजेस हैं अलग हैं, दोनों के ड्राइवर्स अलग हैं। तो मुझे यही बिल्कुल सर, आपने सही कहा, समय तक तो ये मैनेज स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल सर, वर्चस्व बनाम अस्तित्व कहिए या वर्चस्व बनाम सर्वस्व कहिए, ये दोनों तरफ की कहानी है। अब देखते हैं इसमें कौन पहले झुकेगा। बट
इस बीच जो आखिर में अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जो रेटिंग्स का क्योंकि जिक्र भी हुआ, तो ट्रंप साहब की मुश्किलें घर पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक जो 4 रेटिंग्स आई हैं, रियल क्लियर पॉलिटिक्स इसमें 38.5%, लगभग 39% आप मान लीजिए, बैलेट पीडिया में 41%, वॉशिंगटन पोस्ट, ABC, इप्सॉस में 37% और CNN की रेटिंग में 35%। एवरेज आप निकालेंगे तो 38-39 के आसपास आएगा, जो काफ़ी कम माना जाता है। हालांकि रिपब्लिकन सपोर्ट है उनके पास अभी 85% का, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है और जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो दूर जा रहे हैं। याद करिए, इतिहास में थोड़ा सा ले जाऊंगा आपको आखिर में रेटिंग्स का मतलब। 1952 में जो हैरियट ट्रूमन थे, उनकी रेटिंग्स गिर करके 22% हो गई थी और वो अब तक की सबसे लोवेस्ट रेटिंग थी। और उसके बाद ट्रूमन ने मना कर दिया था कि इतनी रेटिंग के बाद हम क्या चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जैसा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा, ये तो 7-8 साल की तैयारी करके बैठे हुए 37-38 की रेटिंग के बावजूद, तो ये बताता है कि ट्रंप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस तरह का माइंडसेट रखते हैं। बट बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर पुरी सर, प्लेजर हैविंग यू सर, ऑलवेज। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। जनरल सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।